नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 में होना है और आपके लिए इसकी तैयारी सही तरीके से करने के लिए ना सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ना है, बल्कि आपको टाइम टाइम पर मॉक टेस्ट भी करने हैं, एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो उसी सीरीज को शुरू करने के लिए आज मैं पहला मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, ग्राम समाज, हिंदी, यूपी विशेष, आपदा प्रबंधन जैसे विषय रखे गए हैं, कंप्यूटर रखा गया है और आपका सिर्फ डीआई बचता है, जिसको आपको अलग से पढ़ना है। इस मॉक टेस्ट में आपका वो कवर नहीं होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात इन सबकी पीडीएफ की, जो मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर अन्य वीडियो में, सिलेबस जो कंप्लीट करा रहा हूं, और ये सारे एमसीक्यू का पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत ही कम पैसों में पीडीएफ मिलेंगी। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी पीडीएफ मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल पर और अपने टैबलेट पर पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। यहां पर आपके चार ऑप्शन हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका मुंडकोपनिषद। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है आपका लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद वे भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या बारदोली में? बताइएगा, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? सही उत्तर है आपका चंपारण में 1917 में। यह बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। इसे तिनकठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? सही उत्तर है आपका बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था या कालीबंगा था? सही उत्तर है आपका लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। यहां से एक प्राचीन डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 85, 1905 या 1911? सही उत्तर है आपका 1885। स्थापना एक अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? सही उत्तर है आपका 1911 में। विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? सही उत्तर है आपका अकबर ने किया था। यह भू राजस्व प्रणाली राजा टोडरमल द्वारा तैयार की गई थी। इसे 1580 में लागू किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दहसाला बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली किसने तैयार की थी? तो राजा टोडरमल ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है? सिंगापुर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कमान संभाली। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर
किसने ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्ट ने, चरक ने, भास्कराचार्य ने या कणाद ने? सही उत्तर है आपका चरक ने। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी और इन्हें ही भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन में और यहां पर अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बहुत ही आसान है आपके लिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी संविधान को पॉलिटी को पढ़ा है। हमारे चैनल पर आपको एक साथ 395 अनुच्छेद कैसे पढ़ने हैं उसका भी वीडियो मिल जाएगा। संविधान को बहुत कम समय में कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे पढ़ना है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का संगठन, शिक्षा का अधिकार या कृषि और पशुपालन? सही उत्तर है आपका बी, ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? अशोक मेहता को, एल एम सिंघवी को, बलवंत राय मेहता को या जीवी के राव को? सही उत्तर है आपका बलवंत राय मेहता। इन्होंने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 स्तर कौन से होते हैं? ग्राम, ब्लॉक और जिला। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, 3, 4 या 5? आप सभी को पता है भारत का मैग्ना कार्टा का अर्थ हुआ अधिकार पत्र। अधिकार पत्र किसमें है? आपको मूल अधिकार किसमें मिलते हैं? भाग 3 में। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित हैं। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1992, 26 जनवरी 1993, 15 अगस्त 1994? सही उत्तर है आपका 24 अप्रैल 1993। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 52 में है, 61 में है, 72 में है या 123 में है? सही उत्तर है आपका 61 में। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में निहित है। अब बताइएगा कि अनुच्छेद 72 में क्या है? कमेंट करके बताइएगा कि अनुच्छेद 72 में क्या है। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि केंद्र स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रीय स्तर की जो संविधान में वर्णित हैं, तो वो सभी राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं जितनी भी केंद्र स्तर पर नियुक्तियां होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसी समिति का सदस्य नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सारी समितियों की नियुक्ति खुद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015 या 15 अगस्त 2014? तो आप सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, भाग 4A के रूप में अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। लेखपाल की परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में या कर्णप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में? सही उत्तर है आपका देवप्रयाग में। इनके संगम के बाद ही नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? बहुत आसानी से उत्तर कर पाएंगे, मेघालय में। ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। ये वहां बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत ही आसानी से आप उत्तर कर पाएंगे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो जनगणना 2011 के बाद अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? गेहूं, चावल, कपास या गन्ना? सही उत्तर है आपका सी, कपास। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह दक्कन के पठारी क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि या बेरिंग जल संधि? सही उत्तर है आपका पाक जल संधि। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन या तिलहन उत्पादन? सही उत्तर है आपका दुग्ध उत्पादन। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा? सही उत्तर है आपका बी, अरावली। यह मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगला प्रश्न है आपका कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो सही उत्तर है आपका अक्टूबर, नवंबर। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, सरसों, मटर। इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बुध है या पृथ्वी है? सही उत्तर है आपका बुध। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? चावल, गेहूं, मक्का या दालें? सही उत्तर है आपका गेहूं। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हैं। इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या राष्ट्रीय आय या सेंसेक्स? सही उत्तर है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई का उपयोग करती है। ये खुदरा स्तर पर महंगाई को मापता है। अगला प्रश्न है आपका कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हन, शिवरामन, रंगराजन या केलकर? सही उत्तर है आपका शिवरामन समिति, बी ऑप्शन। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य है इसका कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? सही उत्तर है आपका 1 अप्रैल। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आरबीआई का लेखा वर्ष भी अब अप्रैल मार्च हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल किसके अधीन कार्य करता है? सही उत्तर है आपका जिलाधिकारी, डीएम। नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण तहसीलदार या परगना अधिकारी का होता है। तकनीकी रूप से संवर्ग का मुखिया डीएम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर है आपका लेखपाल। खसरा एक कृषि कानूनी दस्तावेज है।
खतौनी में किसान की भूमि का विवरण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक पक्का बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? सही उत्तर है आपका 20 बिस्वा। एक पक्का बीघा 20 बिस्वा, एक बिस्वा 20 बिस्वांसी या धूर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों की दी जाती है, लेकिन इसके स्थान पर नई योजना आ गई है, वीवी जी राम जी योजना, जिसमें 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जा रही है। 2005 के अधिनियम द्वारा शुरू हुआ है। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि पैमाइश में जरीब की मानक लंबाई शाहजहानी जरीब क्या होती है? सही उत्तर है आपका 165 फीट। शाहजहानी जरीब 165 फीट की होती है। गंटरी जरीब 66 फीट की होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास है? देखिए, पहले इसका लक्ष्य 2022 था और फिर विस्तारित करके 2024 किया गया है। वर्तमान में इसका जो लक्ष्य है वो 2028-29 तक विस्तारित कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का अनुपात 60 और 40 होता है। अभी वर्तमान में ये 2.0 के नाम से चल रही है और उसको विस्तारित किया गया है 2028-29 तक के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? सही उत्तर है आपका 1954 में। यह मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से शुरू हुई। इसका उद्देश्य बिखरे हुए खेतों को एक जगह करना है। अगला प्रश्न है आपका भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? सही उत्तर है आपका गिरदावरी। क्या है? गिरदावरी। ए ऑप्शन आपका सही है। गिरदावरी में फसल का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। यह लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आशा किस विभाग से संबंधित कार्य करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल? बताइएगा, आशा किस विभाग से संबंधित कार्य करती है? सही उत्तर है आपका स्वास्थ्य। आशा का फुल फॉर्म है एग्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के तहत आती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? मानक। सही उत्तर है आपका 1.6 बीघा। मानक तौर पर 1 एकड़ 1.6 पक्का बीघा का होता है। यूपी में कई जगह अलग अलग है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY कब शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका 11 अक्टूबर 2014 को। यह जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू हुई थी। इसमें सांसद एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष शुरू हुई? सही उत्तर है आपका 1998-99। यह यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के समय शुरू हुई थी। RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर आधारित थी। कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC। किसानों के लिए बहुत हितकारी योजना है। कम ब्याज दर पर उन्हें लोन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि तहसील दिवस अब संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कब होता है? सही उत्तर है आपका माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को। इसमें जन शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की पहल है? मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश की। बालिका के जन्म में स्नातक तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। कुल राशि को अब 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लेखपाल की डायरी में कब से कब तक का विवरण होता है? सही उत्तर है आपका 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। यह कृषि वर्ष के अनुसार नहीं बल्कि डायरी के नियम पैरा 47 के अनुसार चलता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अंतर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सही उत्तर है आपका समताप मंडल। यह सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड,
एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बताइएगा। 52वां प्रश्न है आपका, सही उत्तर है आपका एसिटिक एसिड। रासायनिक सूत्र है CH3COOH। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए, आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, बहुत ही काबिल हैं, लेकिन आप सबको निरंतरता की आवश्यकता है। कंटिन्यूटी से अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, बार बार चीजों को देखते रहेंगे, तो सिलेक्शन फिर लेना आपके लिए कठिन नहीं है। 8,000 की भर्ती है और इसमें आपने लिए एक पद तलाशना बहुत आसान हो सकता है, अगर आप निरंतरता के साथ अच्छी मेहनत करें। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? सही उत्तर है आपका प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर एसडीएमए बनता है और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन होता है। जिले स्तर पर कौन अध्यक्ष होता है बताइएगा, और कौन सह अध्यक्ष होता है यह भी बताइएगा। पूरी डिटेल मैं दूसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसका लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का है, दूरी का है, प्रकाश की तीव्रता का है या द्रव्यमान का है? बहुत ही आसान प्रश्न है, दूरी का है। यह एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है या टोकोफेरॉल है? सही उत्तर है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, श्रीहरिकोटा में है, बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है? सही उत्तर है आपका बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है आपका कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, गुजरात में या असम में? सही उत्तर है आपका कर्नाटक में। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? क्रोमियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम या तांबा? सही उत्तर है आपका बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिलिकॉन एक अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए, बी, के या ई? बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने बायोलॉजी को सही से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्विक रिवीजन लेकर आऊंगा बायोलॉजी का, अगर आप कमेंट में 40 लोगों ने कमेंट कर दिया। सही उत्तर है आपका विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। रक्त में प्लेटलेट्स भी थक्का जमाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, रामदेव मिश्र, एमएस स्वामीनाथन या सलीम अली? सही उत्तर है आपका रामदेव मिश्र। इन्होंने भारत में पारिस्थितिकी इकोलॉजी शिक्षा की नींव रखी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े थे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये 60 प्रश्न आप अभी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल है, चंचल है, चेतन है, जंगम है? सही उत्तर है आपका जंगम। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर या अचल, और जंगम का अर्थ होता है जो चल सके। अगला प्रश्न है आपका कि गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? और सही उत्तर है आपका कर्ण तत्पुरुष। विग्रह गोबर से निर्मित गणेश से के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करण कारक में होता है। ठीक है, तो गोबर गणेश में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल, पावक, कृषाणु या अनिल? बहुत ही आसान है, अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा या वायु। अनल, पावक, दहन, हुतासन आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? सही उत्तर है आपका स्वर संधि में वृद्धि है क्या? सही उत्तर है आपका स्वर संधि जो कि वृद्धि है।
विच्छेद है सदा धन ऐब, तो सदैव हो गया। वृद्धि संधि की पहचान होती है बीच में दो मात्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या असमर्थ। सही उत्तर है आपका अकिंचन। अकिंचन का अर्थ है अत्यंत निर्धन या साधनहीन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अग्नि, मस्तक, मस्तक, मछली, भ्रमर। सही उत्तर है आपका मछली। मछली का तत्सम होता है मत्स्य। अग्नि, मस्तक और भ्रमर तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकू या चाकुला। सही उत्तर है आपका चाकू। कुछ आकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है, जैसे चाकू, साधु, भालू, जब तक विभक्ति ना लगे। अगला प्रश्न है आपका कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। सही उत्तर है आपका ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, अर्थात आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। अगला प्रश्न है आपका कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, हास या रति। सही उत्तर है आपका रति। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। अगला प्रश्न है आपका कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका कवयित्री। यह शब्द परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पवन का संधि विच्छेद क्या है? बताइएगा ये चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर है आपका पो धन अन। ये अयाज संधि का उदाहरण है। ओ धन आ अब पवन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। सही उत्तर है आपका अव्ययी भाव। विग्रह शक्ति के अनुसार जिसमें प्रथम पद प्रधान और अथवा अवयव हो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है आपका कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुषी, विद्वानी, विद्यामती या विदुषा। सही उत्तर है आपका ए, विदुषी। वह एक विदुषी महिला है, इसका वाक्य प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है आपका कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। सही उत्तर है आपका अकारण प्रिय होना, अर्थात बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को। सही उत्तर है आपका, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात होती तो 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस की बात होगी तो 10 जनवरी। ये प्रश्न थोड़ा गलत है, दोनों सही हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा अपनाया गया था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो जो आपका प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? बहुत ही आसान है, HTTPS। जहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और S यानी कि सिक्योरिटी, यहां डाटा एनक्रिप्ट करता रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है आपका रे टॉमलिंसन। कौन? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। इन्होंने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। इन्होंने ही @ चिन्ह का चयन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही उत्तर है आपका बिट। क्या है? बिट। बिट का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट 0 या 1। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो कंप्यूटर की एक 350 वन लाइनर की क्लास मैंने कराई है, कंप्यूटर महामैराथन। बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला है।
उसको भी आप आई बटन पर क्लिक करके पा सकेंगे। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, इक्वल टू का। कोई भी गणना करने के लिए पहले बराबर का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, स्टीव जॉब्स या मार्क जुगरबर्ग? सही उत्तर है आपका जॉन मैकार्थी। इन्होंने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता या गौरैया? सही उत्तर है आपका सारस। राज्य पशु है बारहसिंगा और राज्य पुष्प है पलाश यानी कि टेसु। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयागराज, मथुरा में? सही उत्तर है आपका प्रयागराज में। यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक उत्पाद के तहत अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, कन्नौज इत्र के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, कहां पर है? तो सही उत्तर है आपका उन्नाव। यह यूपी का सबसे पुराना पश्चिम बिहार है। इसे अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? सही उत्तर है आपका 67.7%, जिसमें से पुरुष साक्षरता 77.3% थी और महिलाओं की साक्षरता 57.2% थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर या आगरा नहर? सही उत्तर है आपका शारदा नहर। यह पीलीभीत जिले से निकलती है। यह यूपी की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या पूर्वांचल? सही उत्तर है आपका ब्रजभूमि। इसमें महिलाएं सिर पर 108 तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। यह होली के आसपास किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर और सही उत्तर है आपका ललितपुर। ललितपुर में तांबा उत्पादन भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? सही उत्तर है आपका 9। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है और नेपाल देश के साथ अंतरराष्ट्रीय साझा सीमा भी साझा करता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण की बात हो रही है तो अहिल्याबाई होलकर ने। इन्होंने 1780 में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है आपका 403, जिसमें साथ ही में विधान परिषद की 100 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को 2018 में शुरू किया गया था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सही उत्तर है आपका कथक। ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ घराना और बनारस घराना इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? सोनभद्र में, ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में? सही उत्तर है आपका सोनभद्र में। यह रिहंद बांध के पीछे बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? बलिया, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर या गोंडा? सही उत्तर है आपका बलिया और इसे अब लोकमान्य लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आप सभी परिचित होंगे इससे, लखनऊ, मलिहाबाद। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या श्रावस्ती? सही उत्तर है आपका सारनाथ।
इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बलिया। सही उत्तर है आपका बी, बिजनौर। गंगा यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। यह यूपी के लगभग 28 जिलों से होकर बहती है। तो ये रहे आपके लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। सिर्फ आपका डीआई सेक्शन बचा है, उसको आप अलग से पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कंटेंट कैसा आपको लग रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात पीडीएफ की, देखिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं है पीडीएफ की। मात्र 100 रुपए में आपको 75 से 120 पीडीएफ मिलेंगी। हर सप्ताह आपको 4 से 8 पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपके तकरीबन 8 से 10,000 वन लाइनर होंगे और 5 से 6,000 आपके एमसीक्यूज होंगे। तो इतना सारा कंटेंट आपको अभी मात्र 100 रुपए में मिल रहा है, लेकिन 25 तारीख के बाद यही फीस आपकी 150 रुपए हो जाएगी। तो जल्दी करिए, जुड़िए, अपनी पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी, अपने नोट्स को बहुत आसान बनाइए। देखिए मैं कंटेंट आपके लिए टू द पॉइंट लेकर आता हूँ, फालतू की बकवास लेकर नहीं आता हूँ। और जो 2000, 1500, 1000 की फीस लेकर आपको स्क्रीनशॉट देकर पीडीएफ देते हैं, उस प्रकार का कंटेंट नहीं आपको मिलेगा। विधिवत रीडेबल फॉर्म में, जो आप मोबाइल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकें, उस क्वालिटी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी रखिए और सकारात्मक रखिए खुद को। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, कम डाउट में रहेंगे, उतना आसानी से आप लेखपाल में अपने लिए एक सीट पक्की कर पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।